आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर जो सॉल्यूशंस केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर है, आज इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सॉल्यूशन मीन्स सपोज करो जैसे सॉल्वेंट मीन्स सॉल्वेंट प्लस सलूट सॉल्वेंट एंड सलूट व्हेन मिक्स टू ईच अदर टू फॉर्म सॉल्यूशन। एक प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि सॉल्यूशन है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्वेंट प्लस सलूट इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्वेंट मीन्स सपोज करो ये आपका वाटर है या जल है, इसको H2O है, ये प्लस शुगर चीनी है, इसको मिलाएंगे हम लोग क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं शरबत भी बोलते हैं। तो सॉल्वेंट प्लस सलूट इक्वल टू सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन हमारा मिला है ये सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस होता है। क्या होता है, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जैसे चीनी और पानी का जो मिक्सचर हमारा बना हुआ है ये हर जगह एक समान रूप से बना हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस। सॉल्वेंट आपका बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, सलूट आपका सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। इसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। पूरे पार्टिकल में, पूरे यूटेंसिल में, पूरे बर्तन में एक समान जैसा ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो अब देखिए, जब भी हमको सलूट को डिजॉल्व करना होगा सॉल्वेंट के अंदर, तो जाहिर सी बात है सॉल्वेंट की मात्रा हमेशा ज़्यादा रखनी पड़ेगी और सलूट की मात्रा कम होनी चाहिए। तो इस चीज़ का हमको ध्यान देना है, सॉल्यूशन बनाते समय सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा हो और सलूट की मात्रा कम हो। तो सॉल्यूशन का जो डिफिनीशन है या जो सॉल्यूशन की डिफिनीशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। इस सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। ध्यान देना, ऐसे सब्सटेंस हो जो एक दूसरे से रिएक्ट न करें, हुच कंपोजिशन कैन बी वेराइड विद इन द सर्टेन लिमिट्स। अब चीनी जैसे हम लोग मिलाते हैं, चीनी शरबत बनाना है तो एक लिमिट होती है वाटर की। सपोज करो ये आपका वाटर है, इस वाटर में यदि हम लोग शुगर पार्टिकल बाहर से इसमें मिलाते हैं तो शुगर के मिलने की एक लिमिट है, उस लिमिट में यहाँ पे शुगर डिजॉल्व होगा। उसके बाद यदि हम लोग चीनी मिलाते हैं तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, यदि मैं टेम्परेचर देता हूँ तो टेम्परेचर के इफेक्ट से आपका क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। टेम्परेचर मैंने जितना बढ़ाऊँगा सॉल्युबिलिटी आपकी यहाँ पे बढ़ेगी। टेम्परेचर इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी। हम लोग एग्जाम्पल देखे भी हैं कि ठंडे पानी में यदि चीनी को घोला जाए तो वो बहुत देरी से या कम घुलता है, लेकिन पानी को जैसे ही हम लोग हीट करते जाते हैं उसका डिजॉल्व सॉल्युबिलिटी उसकी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन हमारा बना हुआ है, इसमें हम लोग चीनी का भी सॉल्यूशन बना सकते हैं, नमक का भी बना सकते हैं और तमाम प्रकार के पाउडर का भी केमिकल बना सकते हैं। तो मतलब कुछ भी बना सकते हैं जिसको हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं क्या आपका कोई भी जो पार्टिकल होता है सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में, गैस स्टेट, तीनों स्टेट में आपको पाए जाते हैं। तो सॉलिड में हम लोग क्या मिक्स करेंगे, इसमें भी सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। और लिक्विड के अंदर भी हम लोग क्या मिलाएंगे, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। और गैस के अंदर भी हम लोग क्या मिलाएंगे, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। इस तरह से हमारा जो सॉल्यूशन बना, जो मिक्सचर बना, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे और किसको कौन आपका डिस्पर्स फेज, इसमें 2 टर्म आएंगे, डिस्पर्स फेज एंड सेकेंड योर डिस्पर्सन मीडिया, डिस्पर्सन मीडियम। एक कौन सा डिस्पर्स फेज क्या क्या है और डिस्पर्सन मीडियम क्या क्या है, इस चीज़ को हमको जानना है। मतलब सॉलिड में सॉलिड है कि सॉलिड में लिक्विड है कि सॉलिड में गैस है, कि लिक्विड में सॉलिड है कि लिक्विड में लिक्विड है, कि लिक्विड का गैस से है, कि गैस का सॉलिड से, गैस का लिक्विड से, गैस का गैस से। इस तरह से 3 सॉलिड का, 3 लिक्विड का और 3 गैस का 9 एग्जाम्पल हमको पढ़ने हैं। इसमें से हर एग्जाम्पल को लगभग हर साल इसमें से पेपर में आपके पूछे जाते हैं। तो कौन किसका एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो एयर का ही पूछ लिया, तो एयर क्या है, एयर एक हमारा गैसेस स्टेट में है। इसमें क्या है, दोनों मीडियम, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडिया, दोनों क्या है, गैसियस फार्मूला, गैस एंड गैस का मिक्सचर है।
यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाए गए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस का टर्म हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो टर्म आपको दिया गया, टाइप्स दिया गया है, ध्यान से देखिए इसको हम लोग, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये टाइप ऑफ सॉल है और एग्जाम्पल है। तो हमेशा हमको सॉल्वेंट को ज़्यादा अमाउंट में लेना है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर इस सॉल्यूट को डिज़ोल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए सॉलिड के अंदर सॉलिड को मैं डिज़ोल्व करता हूँ, तो ऐसे टाइप के सॉल जो बनते हैं उनको हम लोग बोलेंगे सॉलिड इन सॉलिड। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, एलॉय, ब्रॉस, जर्मन सिल्वर। यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपको जर्मन सिल्वर दिया गया है, नाम तो है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर का परसेंटेज 0% बहुत बार ये पूछा गया है, सिल्वर। और आपका क्या होगा, ब्रॉन्ज हो गया, एंड 22 कैरेट गोल्ड, जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो 100% प्योर होता है, यहाँ पे 22 कैरेट गोल्ड दिया गया है। और दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं सॉलिड लिक्विड, सॉल्यूट आपका लिक्विड है और सॉल्वेंट आपका सॉलिड है। सॉलिड के अंदर लिक्विड यदि हम लोग डिजॉल्व करते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड कहाँ पे है, सॉलिड के अंदर है, लिक्विड इन सॉलिड। और इसका एग्जाम्पल आपसे पेपर में पूछा जाता है, तो हाइड्रेटेड साल्ट, हाइड्रेटेड साल्ट किसका एग्जाम्पल है, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है। अमलगम ऑफ Hg विथ सोडियम, तीसरा एग्जाम्पल है सॉलिड सॉल्वेंट है और सॉल्यूट आपका गैस है। तो क्या होगा, गैस कहाँ पे है, सॉलिड के अंदर, तो गैस इन सॉलिड, इनको नाम बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है, डिजॉल्व गैसेस इन मिनरल्स, डिजॉल्व गैसेस इन मिनरल्स के अंदर जो गैसेस मिली होती है, ReH2 इन पैलेडियम, H2 कहाँ पे होगा, पैलेडियम में। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं लिक्विड सोल्यूशन, ये तो सॉलिड सोल्यूशन हो गया लिक्विड का। तो लिक्विड में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, यहाँ पे लिक्विड रखो, यहाँ सॉलिड, यहाँ लिक्विड, यहाँ लिक्विड, यहाँ लिक्विड, यहाँ गैस रखो, सॉलिड लिक्विड गैस रखो, यहाँ लिक्विड 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 लिख दो। अब लिक्विड के अंदर यदि हम सॉलिड मिक्स करते हैं तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सॉलिड इन लिक्विड। और इसका एग्जाम्पल क्या है, साल्ट और ग्लूकोज, साल्ट और ग्लूकोज, हम लोग ग्लूकोज पीते हैं पानी के अंदर, क्या करते हैं, ग्लूकोज को डिजॉल्व करते हैं। और यूरिया सोल्यूशन इन वाटर। अब लिक्विड के अंदर लिक्विड, ये एग्जाम्पल आपसे कई बार पूछा गया है, लिक्विड के अंदर लिक्विड वाला इंपॉर्टेंट है, लिक्विड के अंदर लिक्विड, इसको मेथेनॉल और इथेनॉल इन वाटर, मेथेनॉल और इथेनॉल में वाटर डिजॉल्व करती है। फिर क्या है, लिक्विड के अंदर गैस, लिक्विड के अंदर गैस मिलाई, तो गैस इन लिक्विड, इसका क्या होगा, एरेटेड ड्रिंक या वाटर या O2 इन वाटर, वाटर के अंदर आपका O2। अब गैसेस स्टेट में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे लिखिए गैस 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 लिखिए, यहाँ पे लिखिए सॉलिड लिक्विड गैस। अब गैस के अंदर सॉलिड, तो सॉलिड इन गैस हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है, आयोडीन वेपर इन एयर, कैम्फर इन N2 गैस। गैस और लिक्विड, गैस के अंदर लिक्विड मिला है, ऐसे एग्जाम्पल को लिक्विड इन गैस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमिडिटी इन एयर, क्लोरोफॉर्म मिक्सड विथ N2 गैस। अब गैस के अंदर गैस का एग्जाम्पल एयर हो गया, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। अब देखिए यहाँ पे जो कंसंट्रेशन का जो टर्म है, कंसंट्रेशन के टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि केमिकल में सपोज करो आपका जो भी केमिकल डिजॉल्व किया जाता है, जो भी केमिकल आपका बनाया जाता है, उस केमिकल की हम लोग सांद्रता, उसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग टर्म लेते हैं। जैसे आपका हो गया मोलरिटी, और आपका हो गया मोललिटी, और क्या हो गया, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी, ठीक है, फॉर्मेलिटी। इस टर्म को हमको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। इसमें मोलरिटी है, मोलरिटी मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए किसी भी नंबर के मोल्स को, अब जैसे यहाँ पे कार्बन का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 6C12, मतलब कार्बन की 12 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन मीन्स 1 मोल, 12 ग्राम कार्बन मीन्स 1 मोल। अब किसी भी न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है कि 4 ग्राम कार्बन है, 4 ग्राम कार्बन यदि आपको ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 ग्राम में 12 ग्राम में 1 मोल हो रहा है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/12 मोल, 1/12 मोल। तो 4 मोल में कितना होगा, 1/12 इंटू 4 मोल।
मीन्स इसको कैंसिल करो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, मीन्स 1/3 मोल, 1/3 मोल। अब इस तरह से हम लोग मोल्स कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे दिया गया है आपका 12 ग्राम या 24 ग्राम, 24 ग्राम कार्बन, 24 ग्राम कार्बन, 24 ग्राम कार्बन मीन्स क्या होगा? अब देखिए 6 से 12 ग्राम का आपका कितना होता है? 1 मोल। 12 ग्राम मीन्स 1 मोल। सो 24 ग्राम मीन्स 2 मोल, 2 मोल। तो इस तरह से हम लोग मोल कैलकुलेट करेंगे। यहाँ फार्मूले में आपको दिखाया गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आपको लीटर आपके पेपर में कभी कभी ml में दिए होते हैं, ml में आपको दिए होते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपका 250 ml देगा, 250 ml देगा, अब इसको हमको चेंज करना है लीटर में, तो क्या करेंगे 250 डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे, 0 0 से कैंसिल कर दो, 25 हो जाए 25, 25 हो जाए 100 मीन्स 1/4 लीटर, या इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.25 लीटर आपका मिल जाएगा। तो इस लीटर की वैल्यू हमको रिप्रेजेंट करनी है, इस लीटर में ही हमको लेना है। तो मोलरिटी बराबर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज पूछ रहा है, मास, जैसे हमने किसी भी लिक्विड के अंदर हमने सॉलिड मिलाया है कि लिक्विड मिलाया है कि गैस मिलाया है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हमको करना है कि सॉलिड मिलाया है कि लिक्विड मिलाया है कि गैस मिलाया है, सॉलिड लिक्विड है गैस। अगर लिक्विड के अंदर हम लोग सॉलिड मिलाए हैं तो इसका हम लोग निकालेंगे मास परसेंटेज, कितना मास मिला हुआ है। अगर लिक्विड मिलाए हैं तो इसका लिक्विड का हमको क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे। और गैस निकालने का हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म निकालेंगे। तो अलग अलग टर्म के लिए अलग अलग परसेंटेज हमको मेजरमेंट करना है, इसके लिए अलग अलग फार्मूले हैं। जैसे देखिए परसेंटेज, द परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन, द परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन इज यूजुअली एक्सप्रेस आइदर एज परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पे आपको फार्मूला आपको दिया गया है, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू कितना? W बाई स्मॉल w मीन्स मास ऑफ कंपोनेंट इन सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन के अंदर कितना मास आपका डिजॉल्व है, अपॉन टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन, यहाँ पे दिया गया टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। और वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट जिसको लिखेंगे V बाई V, वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करते हैं, V बाई V, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। अब मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट या W बाई V इक्वल टू कितना? मास ऑफ कंपोनेंट इन द सोल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन ml इनटू 100। अब स्ट्रेंथ पूछ रहा है, स्ट्रेंथ मतलब किसी चीज़ की ताकत, कितना चीज़ कोई कंसनट्रेटेड है, जैसे अपने पानी के अंदर जितना आप चीनी मिलाते जाएंगे कंसनट्रेशन उसका उतना ही बढ़ता जाएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 liter RDM cube of the solution and hence is expressed in gram per liter Rg per dm cube and is usually written as gram liter inverse, gram liter inverse। तो स्ट्रेंथ का मतलब कि किसी भी लिक्विड के अंदर कोई भी सॉलिड डिजॉल्व है तो कितने अमाउंट में डिजॉल्व है, यदि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में डिजॉल्व ज़्यादा है तो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन ग्राम पर लीटर या ग्राम पर डीएम क्यूब इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब यहाँ मोलरिटी का टर्म है, मोलरिटी अभी हमने बताया भी है। मोलरिटी क्या होता है? स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम पर मोल, या इसको हम लोग मोलरिटी लिख सकते हैं। अब मोलरिटी निकालने का सोल्यूशन हम लोग मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, मोलरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। ये बहुत बार आपसे पूछा गया है, कैपिटल एम और स्मॉल एम में डिफरेंस समझिए। जो मोलरिटी है, मोलरिटी, इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और मोलरिटी या फिर टेम्परेचर पर डिपेंडेंट करती है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, कई बार आपसे पेपर में एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, लेकिन मोलरिटी टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। अब देखिए इसी तरह से फॉर्मेलिटी, जिसको फार्मूला मास से लेते हैं तो इसको हम लोग बोल देंगे फॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट
डिजॉल्व पर लीटर इन ए गिवन सोल्यूशन। नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं। नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास निकालने के पहले हमको स्ट्रक्चर मालूम होना जरूरी है। जैसे आपने H2SO4 का स्ट्रक्चर लेना था। H2SO4 को जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है, H2SO4 इसका फार्मूला। इसको हम लोग किंग ऑफ सॉल्वेंट भी बोलते हैं, किंग ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट के फॉर्म में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं किंग ऑफ सॉल्वेंट। अब ये एसिड है तो एसिड की हम लोग क्या निकालेंगे, बेसिसिटी। क्या निकालेंगे, बेसिसिटी। और बेस की क्या निकालेंगे, एसिडिटी। बेस की क्या निकालेंगे, एसिडिटी। अब देखिए H2SO4 का स्ट्रक्चर यदि हमको नहीं मालूम रहेगा तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालना, ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना या वेट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब H2SO4 के स्ट्रक्चर को हम लोग जो ड्रा करेंगे तो H2SO4 मीन्स सल्फर आपका सेंट्रल एटम हो गया और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ, एक ऑक्सीजन आप नीचे कर लीजिए, एक OH इधर कर लीजिए और सेकेंड OH आपका यहाँ कर लीजिए। मैक्सिमम कोवैलेंसी से 6 बॉन्ड बनाया हुआ और ऑक्सीजन आपका क्या है, ये आपका ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। और यहाँ लोन पर हम लोग दिखा भी रहे हैं और यहाँ भी दिखा रहे हैं। यदि इसका हाइड्रोजन देखा जाए सल्फर का तो यहाँ क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3। अब देखिए यहाँ पे 2 OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप की बेसिसिटी बताता है और OH ग्रुप की बेसिसिटी बताता है। अब देखिए एसिड की बेसिसिटी 2 OH ग्रुप कारण इसकी बेसिसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, 2, बेसिसिटी आपकी 2 हो गई। अब H2SO4 का हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है, 2 आपके हाइड्रोजन है और 1 आपका सल्फर है और 4 आपके ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, सल्फर का कितना होता है 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन कितना होता है 16, मीन्स 2 प्लस 32 प्लस 16 हो जा 64। अब देखिए 34 प्लस 64 इसको जोड़ लीजिए, 34 में 64 यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 9, 98। मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का हो जाएगा 98। अब इसकी इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास, अब चूँकि एसिड है तो इसकी बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका तो कितना हो जाएगा 49। इसकी चीज़ को ध्यान रखना, यही चीज़ समझदारी निकालनी है आपको नॉर्मेलिटी निकालते समय। अब देखिए नॉर्मेलिटी इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या इसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इफ W ग्राम ऑफ द सॉल्यूट, यदि W ग्राम ऑफ द सॉल्यूट आपने एग्जाम्पल में ले लिया, प्रेजेंट इन VCMQ, ये CMQ आपका वॉल्यूम का यूनिट है, आप ए गिवन सोल्यूशन, देन नॉर्मेलिटी इक्वल टू कितना, वेट W ग्राम जो आपने वेट लिया है अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट, यहाँ इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट से डिवाइड करेंगे, देन इंटू 1000 अपॉन V। यदि आपका CMQ में वॉल्यूम दिया गया तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको लीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। 10 यहाँ पे एक एग्जांपल गया है, सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अभी सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल हमने बताया, हैविंग 0.49 ग्राम ऑफ इट डिजॉल्व इन 250 CMQ। 250 CMQ मतलब ml है, इसको हम लोग लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो लीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप सोल्यूशन विल हैव इट्स नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू कितना होगा, वेट इन ग्राम हमको दिया गया 0.49 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अभी हमने इक्विवेलेंट मास का अभी निकाला, डिवाइडेड बाय क्या, टोटल मॉलिक्यूलर मास निकाले कि उसकी बेसिसिटी से डिवाइड किया, मतलब 98 डिवाइडेड बाय 2 क्या था 49 मिला था, इंटू 1000 अपॉन 250 मतलब वॉल्यूम आपका जो सोल्यूशन जो आपका CMQ में दिया है, ml में दिया गया है, इसको 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, नॉर्मेलिटी 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। थैंक यू वेरी मच।